नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। 7 दिन 7 पत्रकार। आज हम बात कर रहे हैं सिनेमा के पत्रकार से। आमतौर पे हम इसमें बात करते रहते हैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के साथ, लेकिन आज जो है सिनेमा, हमने कहा कि सिनेमा पे बात की जाए। सिनेमा के पत्रकार भी बड़े पत्रकार हैं, तो सिनेमा पे बात करने के लिए सबसे अच्छा मुझे लगा कि अभी जो है जेलर रिलीज हुई है 10 तारीख को। हालांकि आमतौर पे फिल्में रिलीज होती है शुक्रवार को, लेकिन जेलर एक दिन पहले रिलीज हुई है। और जेलर जो है रजनीकांत की फिल्म है। रजनीकांत को आप सब जानते ही होंगे। हालांकि हिंदी सिनेमा के लोग जो नए हैं वो शायद कम जानते हों, लेकिन हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो रजनीकांत बड़े स्टार के तौर पे थे हिंदी सिनेमा में। कई सारी उनकी फिल्में आई, लेकिन अभी भी वो दक्षिण भारत के मुझे लगता है सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं। और जब उनकी फिल्म रिलीज होती है तो एकदम कहिए कि उत्सव का माहौल हो जाता है। वो तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, इन तमाम प्रदेशों में उनकी फिल्में जो है खूब चाव से देखी जाती है, खूब रुचि के साथ देखी जाती है, बड़ा उत्साह होता है। और मीडिया की रिपोर्ट्स तो ये है कि जब जेलर रिलीज होने की बात आई तो 5 अगस्त से उसकी एडवांस बुकिंग चल रही है। सोचिए, 5 अगस्त से एडवांस, 10 अगस्त को फिल्म रिलीज होती है और 5 अगस्त से एडवांस बुकिंग चल रही है उसकी। और कई कंपनियों ने तो छुट्टी दे दी, हॉलीडे अनाउंस कर दिया कि भैया जाइए पिक्चर देखिए। और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जो है 5,000 रुपए तक में ब्लैक में एक टिकट मिला, 5,000 रुपए तक। और सिनेमा हॉल में भी जो कई सिनेमा घरों में जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर हैं उसमें जो टिकट के दाम रखे गए हैं वो 800 रुपए से 1,400 रुपए तक। और दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में मॉर्निंग शो का बड़ा क्रेज रहा है। हालांकि अब एकदम सुबह सुबह वाला शो नहीं मिलता है करने के लिए, सरकार की इजाजत नहीं है, लेकिन सुबह 9 बजे से शो वहां चालू हो जाते हैं। और कहा जा रहा है कि बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं जो आमतौर पर लगाए जाते हैं दक्षिण भारत में फिल्म के स्टारों के। आप जानते होंगे कि फिल्म स्टारों को जो है कहिए देवता की तरफ पूजा जाता है। और रजनीकांत लंबे समय से वहाँ के बड़े जो है प्रिय अभिनेता हैं। और यहाँ तक है कि दूध से उनका अभिषेक कराया जाता है। बताइए कितना क्रेज है साउथ का। तो रजनीकांत की फिल्मों को लेकर के या रजनीकांत को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिंदी सिनेमा के या कहिए कि भारतीय सिनेमा के चर्चित क्रिटिक, फिल्म पत्रकार अजय परमात्मा जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। हमारे दर्शकों से जो है आपका परिचय इस तौर पे अभी हमने नहीं कराया है। हालांकि एक प्रोग्राम हमने रिलीज किया है आपका, जो नितिन देसाई की जो आत्महत्या से जुड़ी हुई खबर थी उसको लेकर के। लेकिन आज 7 दिन 7 पत्रकार जो हमारा कार्यक्रम है, हर दिन आता है, 11 बजे आता है लाइव, तो उसमें हमने आपको बुलाया है। तो ये बताइए कि रजनीकांत का कितना क्रेज अब भी बरकरार है, और ये क्रेज है तो क्यों है, इसकी वजह क्या है? जी 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 कल ही मुझे एक व्हाट्सएप जोक मिला। हालांकि व्हाट्सएप जोक में ज़्यादा यकीन नहीं करता, तो उसने बड़ा अच्छा लिखा था किसी ने कि आमतौर पर भारतीय फिल्म स्टार, जो पॉपुलर स्टार हैं, वे छुट्टी देखते हैं कि कब छुट्टी पड़ रही है तो उस दिन हम अपनी फिल्म रिलीज करें। लेकिन जब रजनीकांत की फिल्म रिलीज करते हैं तो उस दिन छुट्टी हो जाती है। जैसा कि आपने इंट्रो में भी आपने कहा कि कई कंपनियों ने छुट्टी दे रखी है, और वो छुट्टी इसलिए भी दे रखी गई है क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इजाज़त नहीं देंगे उनको छुट्टी लेने की, तो वो कहते हैं कि वो बीमार पड़ गए हैं, अचानक कुछ हो गया है, तो काम का ज़्यादा नुकसान होता है। तो एक ने तो बजाता प्रेस विज्ञप्ति जारी की है कि आप लोग सिक लीव मत लीजिए, हम आपको ऐसे ही छुट्टी दे रहे हैं, आप जाइए। तो हाँ, ये क्रेज है उनका, और क्रेज ये 1-2 दिनों में नहीं कल्टीवेट हुआ है, उन्होंने इसके लिए पूरी ज़िंदगी खपाई है और वैसा पेश किया है खुद को फ़िल्मों के ज़रिए, सामाजिक जीवन में, नागरिक जीवन में। वे एक आदर्श के तौर पर पेश आए हैं। हमारे हिंदी फ़िल्मों के लोकप्रिय स्टार जो हैं, उनकी 2-3 छवियाँ हैं। एक तो उनकी सार्वजनिक छवि होती है, जो हम लोग देखते हैं और बाकी दुनिया देखती है। एक उनकी पारिवारिक और व्यक्तिगत होती है, जहाँ पे वे कभी भी कुछ फ़ोटो ले ली जाए, कुछ और हो जाए तो कहते हैं, भई हमारे प्राइवेसी में आप दखल मत दीजिए।
जबकि दक्षिण के न सिर्फ रजनीकांत तो बहुत ज़्यादा हम्बल है, विनम्र है, लेकिन बाकी कमल हसन भी हैं, दूसरे कलाकार भी हैं, उन लोगों के यहाँ ऐसी पर्दादारी नहीं है। और जब वे अपने फैन्स से मिलते हैं, अपने दर्शकों से मिलते हैं, तो बड़े ही आत्मीय तरीके से मिलते हैं। एक उनकी बॉन्डिंग ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ बॉन्डिंग उस तरीके की अगर कहें, जो उभर के नहीं आ पाई या सामाजिक जीवन में नहीं दिखती है, वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की हो सकती है। सलमान खान के एक अलग स्तर पर है। मैं जो बात कर रहा हूँ रजनीकांत की, रजनीकांत सर उनके साथ लगाना बड़ा अच्छा लगता है कि रजनीकांत सर आप भी कहें, रजनी सर कहें आप। 72 साल के हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं। और इस उम्र में जिस तरीके की भूमिकाएँ पर्दे पर लेके आते हैं और उनकी जो सार्वजनिक जीवन की या गैर फ़िल्मी तस्वीरें हैं, वो देखिए और जब वे पर्दे पे आते हैं, वो देखिए। तो उन्होंने कोई ऐसा भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने कहा है कि पर्दे की ये मेरी छवि है, मैं ऐसे इमेज में आऊँगा, ऐसे गेटअप में आऊँगा और एक ख़ास गेटअप है उनका, उसी में वो आते हैं। लेकिन निजी जीवन में आप देखें तो गंजे हो चुके हैं, बाल काले करते हैं लेकिन वो ठीक है। और एक उम्र दिखाई पड़ती है, उनके चेहरे पर वो उम्र झलकती है, 72 साल की उम्र दिखती है उनकी। लेकिन जब पर्दे पे आते हैं एक खास अंदाज में जो डांस करते हैं या चश्मा पहनते हैं या सिगरेट थामते हैं, ये सारी उनकी अदाकारी दर्शकों के बीच बहुत ही पॉपुलर है और जिसके लिए लोग दीवाने हैं। तो मुझे लगता है कि रजनीकांत वाली ऊँचाई और किसी भारतीय कलाकार की नहीं रही है और लंबे समय तक नहीं रही है। हो सकता है कि एक-आध कोई ऐसे कलाकार मिल जाएँ, जो 6 महीने, जो साल भर, जो 2 साल बहुत पॉपुलर रहे और फिर गायब हो गए धीरे-धीरे। हमने ऋतिक रोशन को देखा है वैसे लोकप्रियता की ऊँचाई पर। हमने आमिर खान को भी देखा है लोकप्रियता की वैसी ऊँचाई पर। लेकिन बाद में इनकी फ़िल्में उस तरीके से जबकि रजनीकांत के साथ क्या है कि रजनीकांत की फ़िल्में अगर ना भी चलें, तो भी उनकी उस ऊँचाई में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक और बात बताऊँ मैं कि रजनीकांत की फ़िल्में अगर असफल होती हैं, तो रजनीकांत उसकी भरपाई करते हैं निर्माताओं को। ये बात हिंदी फ़िल्मों में अभी तक सिर्फ़ आमिर खान के साथ मैंने सुनी है कि वे भरपाई करते हैं निर्माताओं की अगर उनकी फ़िल्म नहीं चली तो। और या जो बड़े पॉपुलर लोकप्रिय कलाकार हैं आजकल, वो शेयरिंग पे काम करते हैं, वो पारिश्रमिक पर काम नहीं करते हैं, हम सभी जानते हैं। रजनीकांत के साथ ये जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, तब तक भा हिंदी में कोई ऐसा नहीं करता था। तो ये सारी खूबियाँ हैं उनमें और उनके व्यक्तित्व की अपनी खूबियाँ हैं, जिस तरीके से मिलते हैं लोगों को, दर्शकों को के लिए बहुत ही क्या कहें रीचेबल हैं वो। ऐसा नहीं है कि एक दूरी बना के अभी हाल ही में जेलर के बाद से उनकी तस्वीरें जो आ रही हैं, आप लगातार देखें, हमारे यहाँ बाउंसर इतने ज़्यादा चलते हैं कि घेर के रखते हैं स्टार को। आप उनको देखें कि एकदम सामने लोग 1 फीट की दूरी पे खड़े हैं उनसे, पत्रकार और बातें कर रहे हैं और उनको छूने को तैयार हैं जैसे। लेकिन उनको कोई डर भय नहीं है, कोई खतरा नहीं है। शायद ये उनकी लोकप्रियता, आत्मीयता और एक प्रेम संबंध है दर्शकों के बीच, इसलिए शायद ऐसा है। जी सर। तो ये जो स्थिति आप बतला रहे हैं रजनीकांत जी के बारे में, तो क्या ये सिर्फ जो है साउथ के दर्शक अलग किस्म के हैं ये इसकी वजह है, या नॉर्थ के लोग जो है स्टार भी उस तरह से बिहेव नहीं करते हैं, स्टार बनते ही स्टार हो जाते हैं, वो सामान्य नहीं रह जाते हैं, या यहाँ के ऑडियंस में अंतर है कि यहाँ के ऑडियंस अलग है? क्योंकि साउथ में माना जाता है कि सिनेमा के जो कलाकार होते हैं उनके प्रति बड़ा क्रेज होता है, और चाहे एम जी रामचंद्रन हो, जयललिता हो, या ममूटी हो, या और भी जो ये एन टी रामाराव हुए, उनके पोते जो हैं अभी जूनियर रामाराव जिनको बोलते हैं, वो सारे, वो सब बड़े उनका क्रेज है। और वहां पे खुशबू के बारे में भी हमने सुना था कि जब वहां गई तो उनका मंदिर तक बनाया गया, हालांकि खुशबू के का आज वो क्रेज नहीं है जो रजनीकांत मेंटेन करके रखा हुआ है। हालांकि खुशबू छोटी है रजनीकांत की तुलना में, तो काफी छोटी होगी। तो ये जो क्रेज है वो क्रेज साउथ में तो है, नॉर्थ में वो क्रेज स्टारों का क्यों नहीं बन पाता है? देखिए, उसका बहुत ही एक सामाजिक कारण है जो मेरी समझ में आता है, वो ये है कि हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री जो विकसित हुई है, वो महाराष्ट्र में हुई है, फाइनली आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले ये लाहौर और कलकत्ता में भी थी, लेकिन आज़ादी के बाद मुख्य रूप से ये मुंबई में ही सेंटर्ड है।
मुंबई हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं कह सकते वैसे। और ये सारे जो कलाकार हैं, चाहे जूनियर एनटीआर हो या एनटीआर रहे हो, एमजी रामचंद्र रहे हो, मोहनलाल रहे हो, अभी जो और भी दूसरे नए कलाकार सब उभर के आए हैं, प्रभास हैं, ये सारे, ये अपने भाषाई इलाके में रहते हैं। अपने भाषाई इलाके में रहने की वजह से उनका एक, जिसको कहते हैं ना, अपनी कंस्टिट्यूएंसी है उनकी, वो उनका अपना क्षेत्र है, वो उसी क्षेत्र में वो रहते हैं, उसी क्षेत्र में काम करते हैं, उसी क्षेत्र में उनकी फ़िल्में चलती हैं। हमारी हिंदी फ़िल्मों के कलाकारों को और हमारी हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री को ये गुमान है कि हम पैन इंडियन हैं, हम अखिल भारतीय हैं। जबकि सच्चाई आज ये है कि 50% देश का दर्शक आपको देखता ही नहीं है। वहाँ तक आपकी पहुँच ही नहीं है, आप जा ही नहीं पाते हैं। फिर भी आप पैन इंडियन होने का दावा करते हैं। पैन इंडियन का मतलब क्या, कि नॉर्थ इंडिया में चल गए, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट चले गए, थोड़ा वेस्ट इंडिया में चले गए, तो आप समझ गए कि हम पैन इंडियन हो गए। जबकि साउथ में आपकी कोई वक़्त नहीं है। ये सच्चाई है आज भी। रिलीज़ होने के बाद भी आपकी फ़िल्में नहीं पहुँच पा रही हैं। जिस प्रकार से दक्षिण की फ़िल्में डब होकर के हिंदी इलाकों में पहुँच रही हैं, वैसे हिंदी की फ़िल्में डब होकर के भी दक्षिण के इलाके में नहीं पहुँच रही हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्यों वे इतने पॉपुलर हैं, क्यों हिंदी के कलाकार पॉपुलर नहीं हो पाए। दूसरा, उससे भी बड़ा कारण मैं देखता हूँ कि कंसर्न अपने लोगों के लिए, अपने जो सिनेमाई इलाका हुआ उनका, उस इलाके के अपने फैन्स के लिए, अपने दर्शकों के लिए जो उनकी चिंता है, चाहे उनका दुःख हो, कोई सुनामी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई और प्रॉब्लम हो, बीमारियाँ फैलती हैं, वैसा आ जाए, तो इन कलाकारों के नाम पर चल रहे संगठन, इन सभी के संगठन चलते हैं, जो हर एक जिले में, हर एक कस्बे में, हर एक गाँव तक में इनके शाखाएँ हैं और उन शाखाओं के ज़रिए ये चैरिटी का काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चैरिटी का सारा पैसा रजनीकांत या कमल हसन या कोई और कलाकार देता हो, लेकिन ये लोग इस बात की चौकस रहते हैं, इस बात पर, और पूरा ध्यान देते हैं कि उस चैरिटी संगठन की तरफ से कोई गलत काम ना हो या उन पैसों का कोई दुरुपयोग ना हो, और उस पर निगरानी रखते हैं। बजाते है कि अधिकारी उनका एक, कोई भी जो उनके संपर्क में रहता होगा, वो इसकी देखभाल करता है कि फंड कहाँ से आ रहे हैं, फंड कहाँ जा रहे हैं, फंड कहाँ खर्च हो रहे हैं। ये उत्तर भारत में किसी के पास नहीं है। हम तो उत्तर भारत में क्या देखते हैं कि हमारे कलाकार, कहीं बाढ़ आ गई तो कहेंगे, लोगों से आह्वान करेंगे कि आप फंड दीजिए। उनकी तरफ से कभी ये घोषणा नहीं आती है कि मैंने 2 करोड़ दिए हैं, अब आप भी दीजिए। ऐसा नहीं आता है। सिर्फ इधर अक्षय कुमार करने लगे हैं कि वे तमाम मौकों पर फंड दे रहे हैं और फिर आह्वान भी करते हैं। तो ये सारी जो बेसिक फ़र्क है ना, वो मुझे यही लगता है। जी। एक मुझे और चीज दिखाई पड़ती है साउथ के, खास करके रजनीकांत की बात करते हैं कि रजनीकांत, हमने सुना है कि वो 101 या 1000, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहे, नवविवाहितों के लिए, मतलब जो शादियां करवाते हैं, और उसमें और भी तरह से लोगों की हेल्प करते हैं। और वो वजह ये है कि वो अपने दर्शकों को पराया नहीं मानते, वो दर्शकों के साथ वो जुड़ते हैं और उनको लगता है कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है। इसलिए वो जो है जाके खड़े हो जाते हैं, जब भी उन पे कोई दुख आता है, कोई विपत्ति आती है, तो उनके बीच चले जाते हैं। और जो है वो दूसरा कंसर्न उनका मुझे ये दिखाई पड़ता है कि जिससे प्रोड्यूसर है, जो आपने जिसकी पहले चर्चा की भी, कि प्रोड्यूसर अगर लॉस में चला जाता है तो उसकी भरपाई करते हैं। उनको लगता है कि प्रोड्यूसर सर्वाइव करेगा। एक फिल्म आई थी कुछ, मुझे लगता है 8-10 साल पहले पुरानी बात है, बड़ी चर्चित फिल्म थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। तो कहते हैं कि जी, सारे जी। डिस्ट्रीब्यूटरों को बुलाया और कहा कि आपका कितना कितना लॉस हुआ है, और वो लॉस की भरपाई की, प्रोड्यूसर के साथ भी फिल्म की, और कुछ लोगों को पैसे लौटा दिए, जो पैसे लिए थे रजनीकांत ने, वो लौटा दिए पैसे। ये हिंदी सिनेमा में कहीं देखने को नहीं मिलता। हालांकि कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है, मुझे एक परिचित मेरे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती ने कैसे उनके लिए फिल्म की, वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, उन्होंने फिल्म बनानी शुरू की थी और वो फिल्म में लॉस वॉस हो गया। तो एक दिन बुलाया, कह रहे तुम दिखाई नहीं पड़ रहे हो, कहाँ हो? तो बोला बस ऐसे। तो उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि आओ फिल्म करो, और एक लेटर दे दिया कि हमने फिल्म साइन कर दिया बिना पैसा लिए हुए। और उसके बाद एक रकम जो थी, जब फिल्म में ने पैसा कमाया तो वो रकम देने गए उनके पास, मिथुन चक्रवर्ती के पास। तो मिथुन ने कहा कि नहीं, वो तुम्हारे लिए मैंने किया था और वो तुम्हारा ही पैसा है, मैं नहीं लेने वाला हूँ, नहीं लिया।
तो ऐसे कुछ है, जैसे सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि वो जो है लोगों की मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग जानते हैं। जो ये हमारे स्टारों की जो छवि है, हिंदी सिनेमा के स्टारों की, वो स्टारडम वाली छवि है। वो एक आम नागरिक वाले या आम जनता की तरह है, या उनके साथ कैसे घुसते हैं, मिलते हैं, बतियाते हैं, वो छवि नहीं है। शायद ये एक वजह है। लेकिन एक और मैं बात कहूँ आपसे सवाल के तौर पे, कि रजनीकांत या कमल हसन या साउथ के स्टार जो है, वो हिंदी सिनेमा में क्यों नहीं चल पाते? हालांकि जब आए थे रजनीकांत, मुझे याद आ रहा है तब 83 शायद था वो, मैं पटना आया था नया नया, अंधा कानून करके एक फिल्म आई थी, जी, उसमें जी, अमिताभ बच्चन थे और रजनीकांत थे। और हालांकि मुझे फिल्म देखने नहीं मिली थी, क्योंकि वो मैं एडल्ट नहीं था उस वक्त, कम उम्र थी मेरी, तो मुझे फिल्म देखने नहीं दिया गया सिनेमा हॉल में। पटना में चर्चित सिनेमा हॉल हुआ करता था, चाणक्य सिनेमा हॉल, तो चाणक्य में रिलीज हुआ था, और एक किसी और सिनेमा हॉल में साथ वीणा में किसमें रिलीज हुई थी, और बहुत भारी भीड़ थी। भैया मुझे ले गए थे स्कूटर पे बिठा करके, तो वो बड़ा क्रेज था उस वक्त, हमने देखा था। और रजनीकांत बाद की कई फिल्मों में आए, लेकिन रजनीकांत फिर जो है हिंदी जिस तरह से साउथ की फिल्मों में सफल हैं, वो हिंदी फिल्मों में नहीं सफल हो पाए। वो चाहे कमल हसन हो या ममूटी, ममूटी भी आए, धरती पुत्र में उनको लेकर के आए थे, लेकिन वो फिल्म भी बहुत, हालांकि बहुत बढ़िया नहीं चली, लेकिन आगे वो, जबकि ममूटी भी बहुत बढ़िया एक्टर माने जाते हैं। तो उसकी क्या वजह मानते हैं? हीरोइनें साउथ की आती है, खूब चल जाती है, वो कोई भी हीरोइन का नाम लीजिए, लेकिन हीरो नहीं चल पाते, उसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, मुझे 2 कारण दिखता है इसका। एक तो हिंदी फ़िल्मों की अपनी राजनीति और लोकप्रियता की राजनीति जो होती है, और ये कहने सुनने की बातें हैं कि पूरा एक परिवार है ये। परिवार होने के बावजूद परिवार में जैसे अनबन होती है, परिवार में जैसे कोई प्रिय हो जाता है और 2 लोगों के बीच तना-तनी चलती है, तो वैसा यहाँ भी होता है। और हर समय में कुछ पॉपुलर स्टार को लगता है कि उनकी कुर्सी छिन जाएगी अगर ये कलाकार आ गया तो। ये कोई नया कलाकार हिंदी का भी हो सकता है और दक्षिण का अगर है तो भी हो सकता है। तो ऐसा ही कमल हसन और रजनीकांत के साथ हुआ है। इसके तो मतलब कई सारे लोग गवाह हैं। आप कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ नॉर्थ इंडिया की राजनीति, मतलब जो यहाँ के हिंदी सिनेमा में राजनीति है, जो बाहर के लोगों को नहीं आने देते? है। थोड़े दबे स्वर में कह रहा हूँ लेकिन है। बहुत मुखर होके नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन है। और इसकी वजह हुआ कि कमल हसन तो ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया कमल हसन ने, और बहुत पॉपुलर रहे एक ज़माने में, और रजनीकांत भी वैसे ही पॉपुलर थे। दूसरा कारण जो लगता है कि इन्होंने कभी अपना बेस नहीं छोड़ा। चाहे वो रजनीकांत रहे हों, चाहे कमल हसन हो, उन्होंने ज़रूर आके हिंदी फ़िल्मों में काम किया, लेकिन उनका बेस वही बना रहा, तमिलनाडु में मद्रासी रहा, रखा चेन्नई उन्होंने, में रहा था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो रखा। बम्बई में नहीं इसकी रहे वो, वजह शायद ये भी एक हाँ, वजह है। हाँ, और दूसरा उनको ज़रूरत भी नहीं थी। उनको ये था कि चलो कर लेते हैं, ये हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अभी भी देखें, अभी भी जो दक्षिण के कलाकार हिंदी फ़िल्मों में चल रहे हैं या पॉपुलर हो रहे हैं, सबसे बड़ा नाम प्रभास का है उसमें। तो प्रभास ने अपना बेस नहीं छोड़ा है। प्रभास वहीं है, वहीं रह के काम कर रहे हैं, हिंदी फ़िल्मों में काम कर रहे हैं। ऐसे भी और कलाकार बीच-बीच में आते रहे हैं, जाते रहे हैं। लेकिन बाकी कोई कलाकार प्रभास को अभी छोड़ दे तो इसके अलावा रजनीकांत और कमल हसन की पोजीशन हिंदी फ़िल्मों में नहीं ले पाया, और ये बहुत बड़ी बात है स्वीकृति के हिसाब से। और रजनीकांत की तो हिंदी बहुत अच्छी है। कमल हसन की भी हिंदी फ़िल्मों के हिसाब से बहुत अच्छी है, जो कई सारे कलाकार, मतलब मैं तो कहूँगा कि जो यहाँ के नए स्टार जो अंग्रेज़ी आए हैं परिवारों से, जो हिंदी भी अंग्रेज़ी के लहजे में बोलते हैं, उनसे तो बेहतर ही है कमल हसन का। मुझे याद है अतुल तिवारी उनके संवाद लिखते हैं अभी की फ़िल्मों में। अतुल तिवारी बता रहे थे कि कैसे उनसे वो पहले से संवाद लेते हैं और उन संवादों का अभ्यास करते हैं। मुझे पवन झा जो मेरे एक मित्र हैं, जयपुर में, उन्होंने एक बार एक किसी फ़िल्म की कटिंग भेजी थी, क्लिप भेजा था। उस क्लिप में कमल हसन एक ही शॉट में 5 किरदारों से 5 डिफरेंट अंदाज में बोलते हैं। मुझे फ़िल्म का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, और उन्होंने एक ही शॉट में किया है उसको, ओहो। और 5 अलग लहज़ा लिया है उन्होंने। और वो शायद अपनी प्रेमिका के पिता के पास आए हुए हैं और कैसे उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे लोग मेहनत करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं।
हाँ, हिंदी फिल्मों में मैं नहीं कहूँगा कि नहीं चल पाए ये लोग चले, लेकिन इन्हें चलने नहीं दिया गया। हम्म। चलना और हाँ, चलने नहीं देना 2 चीज़ें हैं और इसको समझना चाहिए। अब किसने किया होगा, क्यों किया होगा, ये हम दर्शकों पे छोड़ दें। उनके चिंता, नहीं उनके वे सवालों में अगर पूछते हैं, तो फिर हम जवाब देंगे। नहीं, अगर थोड़ा सा इसको हम अगर खोलते हैं इस तरह से कि जिसे कहा गया कि लता मंगेशकर पे बड़ा आरोप लगता था कि गायिकाओं को नहीं उभरने दिया, और कई बार उन्होंने जो है कहा कि अगर उनसे गवाओगे तो मैं नहीं गाऊंगी तुम्हारे लिए। और कहते हैं कि आशा भोसले जो हिट हो गई, उनकी वजह भी वही है कि आर के नैयर ने कभी उनसे नहीं गवाया लता मंगेशकर से, वो भी एक झगड़ा का विषय था। और कई गायिकाओं के बारे में कहा जाता है, सुमन कल्याणपुर के बारे में खास रहे कहा जाता है कि सुमन कल्याणपुर नहीं चल पाई, उसमें बड़ी राजनीति थी। तो स्टारों के साथ भी की जाती है। अभी हाल में ही देखिए कि जो बिहार का लड़का था वो सुशांत सिंह राजपूत, जिसके जिसकी संदेहास्पद या कहिए आत्महत्या जो भी कहें, तो रिसर्च जो शोध कर रहे हैं वो बताएंगे उस पर कि जो हत्या हुई या आत्महत्या हुई या जो भी हुआ, उसके बारे में लगातार ये बात उठी कि हिंदी हिंदी सिनेमा में भाई, बम्बैया सिनेमा में भाई भतीजावाद है, और उनको जो है नहीं उभरने दिया, किसने धमकाया, किसने बोला, कुछ प्रमाणित नहीं हुआ। लेकिन काफी बाबेला मचा था उस वक्त, और यह कहा गया था कि यहाँ पे बड़ी भारी राजनीति है, भाई भतीजावाद है, और वहाँ पे इसलिए बाहरी लोगों का आना बड़ा मुश्किल काम है, और उसके शिकार हो गए सुशांत सिंह राजपूत। तो आप इस पे किस तरह से देख रहे हैं? मतलब आप तो इंडस्ट्री के बहुत क्लोज हैं, आप दिन रात इंडस्ट्री में शामिल रहते हैं, आपके कान तक क्या आवाज आई? नहीं, देखिए, ये सच्चाई तो है ही, क्रूर सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, और इसके पीछे मेरी अपनी एक थ्योरी है, जो एक रिसर्च का विषय है, और मैं लगातार इस पे बोलता भी रहा हूँ, बात भी करता रहा हूँ। मैं तो चुनौती देता हूँ दर्शकों को कि आप अपनी उँगलियों पे गिन के बताएँ कि नॉर्थ से आए हुए, उत्तर हिंदी प्रदेशों से आए हुए कितने कलाकार हैं जिनके नाम आप गिन सकते हैं। तो आप 2-4 नाम जाते-जाते आपके एक हाथ की उँगलियाँ भी पूरी नहीं होंगी। मैं टॉप स्टार की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल स्टार की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बाकी तो हमारे बहुत सारे यूपी से आए हुए, राजस्थान से आए हुए कलाकार काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के कलाकार का, बिहार के कलाकार काम कर रहे हैं। लेकिन जो ऊपर से जो 3 या 5 लोग गिने जाते हैं, कभी भी जो पूरे 100 सालों के इतिहास में, 150 सालों के, 110 20 सालों के इतिहास में, उसमें हमारे हिंदी प्रदेशों से आए हुए कितने कलाकार, आप गिन के बताइए केवल। आप गिनने जाएँगे तो सबसे बड़ा नाम आजकल शत्रुघ्न सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा के बाद से कोई भी उस ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाया। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू मनोज बाजपेयी एंड दूसरे सारे लोग। हाँ, ये लोग बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन कमर्शियल ऊँचाई इनकी वैसी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? कारणों की तलाश आप करेंगे तो उसमें हम खुद दोषी हैं इसके लिए। हिंदी प्रदेश दोषी है। हिंदी प्रदेश इसलिए दोषी है कि आप याद करें, आप फ़िल्म पत्रकार बने, बाद में फ़िल्मों में आए और अपना नाम-धाम कमाया आपने। मैं फ़िल्म पत्रकार बना, शुरू से फ़िल्म पत्रकार नहीं था। हमारे पेशे को लेके किस तरीके की धारणा लोगों की रही है। अगर यही हम पॉलिटिकल जर्नलिज़्म में होते या कोई और फाइनेंस की जर्नलिज़्म कर रहे होते, तो हमें क्या रिस्पेक्ट मिलता। बिल्कुल, आज भी लोग धोखा बिल्कुल। देते हैं, आज भी लोग ये होता है। इसके अलावा कलाकारों, जैसे ही कोई बच्चा कहता है कि मुझे फ़िल्मों में जाना है, तो किस तरीके से उस पर दबाव डाला जाता है, किस तरीके से उसको दबाया जाता है, किस तरीके से उसके सारी संभावनाओं को कतर दिया जाता है। और यहाँ आते-आते किसी भी हिंदी प्रदेश का कलाकार जब अपनी ताकत पे आता है, जो एमबीए की पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, उसके बाद से वो कोशिश शुरू करता है। तब तक उसकी उम्र 25-26 हो चुकी रहती है। उसके बाद आप जानते हैं कि हिंदी फ़िल्मों में हीरो के या हीरोइन की एंट्री ईयर जो है, वो लगभग 18 से 23 साल की है। उसके बाद अगर आप 18 से 23 के बीच में घुस गए हैं, तो भले ही 57 साल के हो जाएँ, आप हीरो बने रहेंगे। लेकिन अगर उस उम्र में नहीं आ पाते हैं, तो आपके साथ दिक्कत होगी। और फिर और भाषा की दिक्कत है, चेहरे की दिक्कत है, हमारा सांवला या गेहुआ रंग होना दिक्कत है, हमारे घुंघराले बालों का होना दिक्कत है, आँखों के रंग का अलग होना दिक्कत है। बिहार, उत्तर प्रदेश और हिंदी प्रदेशों के लोगों की और चाल-ढाल इस सब में थोड़ा-सा एक ठेठपन रहता है, मैं उसको गंवईपन नहीं कहूँगा, ठेठपन रहता है।
जो जल्दी मोल्ड नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो मुझे दिखते हैं। लेकिन ये तो है ही कि यहाँ जो नेपोटिज़्म है, यहाँ जो भाई-भतीजावाद है, अभी हाल-फिलहाल में आप देखिए ना, सनी देओल के बेटे को लॉन्च किया गया, पूनम ढिल्लों की बेटी को लॉन्च किया गया, और लॉन्च करने के लिए इनका डायरेक्टर कौन है? वो भी राजश्री फैमिली का लड़का है। ये नेपोटिज़्म ही है एक तरीके का, लेकिन इसको सुविधा की फ़िल्म भी कह सकते हैं, जहाँ सब कोई एक-दूसरे को जानते हैं। तो ये तो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में चलता रहा है, तू मेरे बेटे को लॉन्च कर, मैं तेरे बेटे को लॉन्च कर दूँगा। ये चलता रहता है। लेकिन दिक्कत ये जी है कि हिंदी प्रदेशों से जो लोग आते हैं, उनके उनके माँ-बाप हिंदी फ़िल्मों में नहीं होते, और नहीं होने की वजह से तो ये एक लंबा ऐतिहासिक कारण है, ऐतिहासिक सामाजिक कारण है। उस पर मैं काफ़ी लिख भी चुका हूँ, और शायद कभी एक सोच रहा हूँ कि स्वतंत्र पुस्तक भी करूँ मैं, ऐसा क्यों होता है? मेरा एक लेख ही बहुत था बहुत कि बहुत 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 हि बढ़िया है आप लिखे। हिंदी प्रदेशों से क्यों नहीं आते हीरो? बढ़िया, बढ़िया। ऐसा एक लेख नहीं तो था सामने एक कभी। एक जी। एक और अगर अगर वजह मैं देखूं या आपसे उस पर सवाल करूं कि क्या ऐसा है कि जब से खास करके 90 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन आया हिंदुस्तान में, तो हमारा सिनेमा भी ग्लोबल हो गया। पहले फिल्मों के लिए ईस्टर्न सर्किट यानी कलकत्ता का जो हिस्सा था, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ये सब जो आता था, उड़ीसा, वो इलाका बड़ा मजबूत माना जाता था। और पुरानी फिल्मों के दौरान याद कीजिए, कहते हैं कि लाला दमानी जी मुझे सुनाते थे कहानी कि जब उनके पिताजी दमानी साहब जब चलते थे वहां से, कलकत्ता से एयरपोर्ट पे आते थे, और खबर मिलती थी वहां पे कई गाड़ियां होती थी बॉम्बे एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए, और दमानी साहब किसकी गाड़ी में बैठेंगे, और कहते हैं कि दमानी साहब जिसकी गाड़ी में बैठ गए उसकी फिल्म वो खरीद लेते थे, और बड़ा क्रेज था उसका। लेकिन जब हुँ, ग्लोबलाइजेशन हुआ सिनेमा का भी, तो मुझे लगता है वो क्रेज खत्म हो गया, और ईस्टर्न सर्किट या बिहार, उत्तर प्रदेश, हालांकि उत्तर प्रदेश अलग सर्किट में आता था, दिल्ली यूपी आता था, वो क्रेज लगता है खत्म हो गया। और जब से और मल्टीप्लेक्स आया, तब से उत्तर प्रदेश, बिहार या हिंदी पट्टी के जो दर्शक हैं वो कमजोर पड़ गए। वो वहाँ का मतलब ज्यादा अंग्रेजी दार लोग जो 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 अभी जिससे यही वाली फिल्म जेलर के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका में बहुत भारी इसकी ओपनिंग हुई है, बड़ा उसका टेरिटरी है अमेरिका, तो विदेश ज्यादा बड़ी टेरिटरी बन गई है बनिस्बत देश के इन इलाकों के। तो क्या वो भी एक वजह है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके पीछे एक दूसरा कारण है धनंजय, कि उधर सिनेमा घर लगातार कम होते चले गए हैं हिंदी प्रदेशों में। सिंगल स्क्रीन सब टूट रहे हैं, आप जानते हैं। अब पटना शहर में ही पटना में ही हम लोग समझ लीजिए, हाँ, पटना में कभी 10-11 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, अभी बच जी, गया है एक, दो, तीन, चार, चार सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स लगा करके समझिए है मोटा मोटी, जिसमें ठीक ठाक बिल्कुल। फिल्में आती है। जी, जी, जी। तो ये तो हुआ है, और कुछ कस्बों में तो सिनेमा घर है ही नहीं अब। जैसे मैं जहाँ पला-बढ़ा, जहाँ पढ़ाई की मैंने, बीरपुर में, बीरपुर में 2 सिनेमा घर थे। आज वहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है। लोगों की मुट्ठी में सिनेमा घर आ गया है, तो थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं रही। मोबाइल खोले, सिनेमा देख लिए। तो ये भी कारण है, लेकिन समान जगह नहीं मिलती, लोगों को लेवल फील्ड नहीं मिलता एक जैसा खेलने के लिए। ये अच्छा, तो सच्चाई वापस अब जो है, वापस अगर हम जेलर पे आए, रजनीकांत पे आए, तो रजनीकांत जो है उनका बड़ा क्रेज तो है, विदेशों में भी क्रेज है। ये क्रेज बरकरार रखने के पीछे जो रजनीकांत ने कौन सा क्या स्क्रिप्ट चुनने में वो मेहनत करते हैं कि हम इस तरह के स्क्रिप्ट चुनते हैं, इस तरह की फिल्म करते हैं, या उनके सामने खुद ही लोग लेकर के वैसे स्क्रिप्ट आ जाते हैं और वो करते हैं। जैसे यहाँ समझिए उनके समकालीन जो शत्रु, हालांकि कहा जाता था कि वो हिंदी सिनेमा की जो शत्रुघ्न सिन्हा थे, उनके उनसे कहा गया कि उनकी कॉपी करते हैं, या शत्रुघ्न सिन्हा से बड़ा प्रभावित है, वो मानते भी थे रजनीकांत कि शत्रुघ्न हुँ, सिन्हा से बड़ा प्रभावित है। और उनका जो है अंधा कानून या गिरफ्तार करके एक फिल्म आई थी, उसमें भी उनका अंदाज था सिगरेट जलाने का, और हुँ। वो पिस्तौल उठा करके फेंक करके फिर पकड़ने का। मतलब वो क्रेज तो मैं फिर कभी किसी स्टार का देखा नहीं, हो सकता मैं अब थोड़ा कम फिल्में देखता हूँ, लेकिन जो क्रेज था रजनीकांत का या शत्रुघ्न सिन्हा का या अमिताभ बच्चन का, या उस समय जो स्टार में क्रेज था, वो आजकल के स्टारों में नहीं दिखाई पड़ता। उसकी वजह क्या मानते? वो जो स्टाइल हुआ करता था, एक हर स्टार का, हर एक्टर का एक स्टाइल था। सर, जब 3 दिन फ़िल्में चलेंगी और 3 दिन में ही 100 करोड़ की कमाई का दावा करने लगेंगी, और जब 50 हफ्ते में चल के लेंगी ना, तो 50 हफ्ते में अगर किसी शहर में कोई फ़िल्म 50 हफ्ते चल रही है ना, तो आम से आम दर्शक भी 4 बार जाके फ़िल्म देखेगा।
क्योंकि उसके बाद दूसरा रास्ता भी नहीं है। अपने शहर में 3 थिएटर हैं, 3 थिएटर में 3 फिल्में चल रही हैं, एक 25 हफ्ते, एक 50 हफ्ते, एक 30 हफ्ते, क्या करेगा वो? यहाँ तो 4 दिन में ही सिनेमा बदल जा रहा है, थिएटर से उतर जा रहा है या उतार दिया जा रहा है, तो वैसे में क्रेज़ बनना मुश्किल है। और फिर स्टाइल डेवलप होना किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी एक्ट्रेस के लिए स्टाइल डेवलप होना एक सायास कोशिश भी होती है, वो कोशिश इन लोगों में नहीं है। और इसको कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत नेचुरल एक्टिंग करने लगे हैं आजकल, हम स्टाइलाइज़्ड एक्टिंग नहीं करते हैं, इसलिए हमारी उस ढंग से कॉपी नहीं होती है। अगर स्टाइलाइज़्ड एक्टिंग करें, तो शायद कॉपी हो, ऐसा उनका कहना है अपने पक्ष में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हर व्यक्ति आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, हम सभी की अपनी शैली, निजी शैली है, बोलने का, बताने का, बालों को झाड़ने का, चश्मा पहनने का, सब कुछ अलग है। तो उसकी भी नकल तो की जा सकती है, नहीं हो पाती है, अभी नहीं है वो क्रेज़ नहीं रहा। आप देखें कि मुझे नहीं लगता कि कोई फैशन भी इधर फ़िल्मों के ज़रिए आया है या चला है। अभी सुना है कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के स्टाइल में साड़ी लाई जा रही है और आलिया भट्ट उसे इंट्रोड्यूस कर रही हैं, पार्टनर भी हो गई हैं शायद वहाँ पे, मनीष मल्होत्रा के साथ। लेकिन ये पूरा गेम प्लान पूरा अलग है, ये क्रेज़ वाला मामला नहीं है, ये थोड़ा बिज़नेस वाला मामला है। जी। एक और अगर आप उसका जवाब, हालांकि साउथ के सिनेमा या साउथ में जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो उनसे सवाल किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे इस संपर्क में या कहिए नॉर्थ इंडिया में आप अकेले हिंदी के इतने बड़े पत्रकार हैं जो जो सिनेमा के इतने क्लोज हैं। बाकी तो लोग जयपुर में रह करके, पटना में रह करके और कहाँ कहाँ रह करके नेशनल अवार्ड ले लिए लोग फिल्म पत्रकारिता का। कई पत्रकारों को मैं जानता हूँ जिनको नेशनल अवार्ड मिला, बॉम्बे में नहीं रहे, बॉम्बे के शायद किसी पत्रकार को नेशनल अवार्ड नहीं मिला। और सबसे ज्यादा चर्चित तो आप रहे, आपसे बेहतर मुझे तो मैंने भी पत्रकारिता में बॉम्बे में सिनेमा की पत्रकारिता की शुरुआत में सिनेमा के लिए लिखता था, जनसत्ता में जब मैं काम कर रहा था तो। लेकिन आपने जिस गंभीरता से पत्रकारिता की, सिनेमा की, मुझे नहीं दिखाई पड़ता कोई दूसरा आदमी। हो सकता है मैं केवल आपको जानता हूं ऐसे, लेकिन मुझे लगता है कोई नहीं है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, अंग्रेजी में कई पत्रकार जाने जाते हैं, लेकिन हिंदी में कोई दूसरा पत्रकार ऐसा नहीं है। तो रजनीकांत जो चलिए है वो, उनकी बड़ी चर्चा हुई थी कि वो आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आएंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे। ऐसा भी था कि कमल हसन और रजनीकांत पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले थे, लेकिन वो सारा धरा रह गया। उसकी क्या वजह है, कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, मुझे लगता है कि उन लोगों ने वो देख लिया कि मतलब कह लें कि अपने राजनीतिक औकात देख ली उन्होंने और उस हिसाब से उन्होंने तय किया कि नहीं, इसमें घुसना ठीक नहीं रहेगा। एक अच्छे खासे कैरियर को छोड़ करके, क्योंकि राजनीति तो फुल टाइम जॉब है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ़िल्में भी कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, दोनों साथ-साथ चल जाएँगी। तो शायद वो और वो इक्वेशन जो अपने जो टारगेट ऑडियंस या टारगेट वोटर्स जो उनके थे, उससे वो ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पाया उनको, इसलिए उन लोगों ने राजनीति छोड़ी। लेकिन अभी जैसे लगातार लग रहा है कि भाजपा रजनीकांत को खरीदना या अपने साथ लाना चाह रही है और उसके लिए लगातार उनको आकर्षित कर रही है। अभी पिछले दिनों पद्म विभूषण भी दिया गया उनको, पद्म भूषण पहले मिल चुका है। तो ये सारा भी वैसे ही देख रहा जा रहा है, क्योंकि कमल हसन तो घोषित रूप से भाजपा विरोधी हैं, तो वो आ नहीं सकते। तो दूसरा पॉपुलर नाम कौन बचता है? तो रजनीकांत ही बचते हैं। तो इस हिसाब से कोशिश जारी है। देखिए नहीं लेकिन 2024 में हो सकता है इनमें से कोई राजनीति की तरफ भटके या आए। नहीं लेकिन लेकिन एक बात दिखाई पड़ती है मुझे, जो लग रहा है कि अब जो है, ठीक है, जब करुणानिधि का जमाना था, जयललिता का जमाना था, उसमें बड़ा एमजी रामचंद्रन का बहुत क्रेज क्रेज था उनका। करुणानिधि राइटर थे, लेकिन उन्होंने बड़ा नाम किया और फाइनली वो चीफ मिनिस्टर रहे और अपनी पार्टी उनकी है। और वो जो है अभी उनके बेटे चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। लेकिन अब शायद मुझे लगता है साउथ में भी वो क्रेज नहीं है। पॉलिटिकल नेता अलग हो गए, सिनेमा के लोग अलग हो गए। सिनेमा जिसे यहाँ पे भी जीत तो लेते हैं, गोविंदा भी एक्टर जो है वहाँ बॉम्बे से सांसद बने, धर्मेंद्र है, हेमा मालिनी है, कई लोग एमपी हैं। ये धर्मेंद्र जी के लड़के जो सनी देओल हैं वो रहे, लेकिन वो क्रेज नहीं है इसका। पॉलिटिक्स में किसने क्या किया? नॉर्थ में तो बिल्कुल किसी ने नहीं किया। मुझे लगता है साउथ में भी वो चेंज आ गया है और अवेयरनेस आ गया है लोगों में, क्योंकि मीडिया का भी बड़ा असर उसमें होता है कि भैया ये ठीक है, ये एक्टर है, ये उस तरह के रोल करते हैं, अलग है, ठीक है। जो राजनीति में विचार बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि विचार के स्तर पर ये जो है कमजोर पड़ जाते हैं।
क्या ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि जब करुणानिधि की बात जब की जाती है, उस समय की बात की जाती है, उस समय वहां जिस तरह से पेरियार को लेकर के या ओबीसी को लेकर के जो राजनीति चल रही थी समाज में, उस तरह की फिल्में इन्होंने लिखी, उस तरह की चीजें वहां खड़ी हुई थी, लेकिन बाद में वो उस तरह का खड़ा नहीं हो कर पाए लोग। तो क्या वो भी एक वजह है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आकलन सही है आपका कि ऐसा कुछ हुआ है और अब तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है और इधर दलित राजनीति थोड़ी तेज़ी से उभरी है वहाँ पर। तो मुझे एक निर्देशक अभी हाल-फिलहाल में पता चले हैं जिनका सामाजिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल भी है थोड़ा बहुत उनका। उनका नाम है पा. रंजीत। तो अगर मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में पा. रंजीत एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी उभर सकते हैं, दलित नेता के तौर पर उभर सकते हैं, अगर उनका ध्यान इस तरफ गया तो। क्योंकि वे बहुत ही धारदार फ़िल्में बना रहे हैं और लगातार उस आवाज़ को पर्दे पर ले आ रहे हैं, कमर्शियल सेटअप में ला रहे हैं। वो आर्ट फ़िल्म, इंडी फ़िल्म वाले नहीं हैं। तो नहीं, कमर्शियल जैसे सेटअप में जैसे वैसे जैसे जैसे समझिए जय भीम जो फिल्म आई थी, अपने हाँ, आप में हाँ। बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म थी जय भीम। जय भीम ही नाम था जी, जी। शायद। जी, जी, जी। तो वो महत्वपूर्ण फिल्म थी। उसके अलावा अभी मुझे और एक लग रहा है कि जो राजनैतिक पूरा सिनेरियो है, वो बदला हुआ है। अभी जो है, अगर आप जैसे ये चिरंजीवी एक्टर हैं, वो आए थे। कन्नड़ सिनेमा के बड़े एक्टर माने जाते हैं। कन्नड़ सिनेमा के हैं ना चिरंजीवी? जी, 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 जी। कन्नड़ तो नहीं अपने तेलुगु 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 हाँ, हाँ। तेलुगु सिनेमा के बड़े स्टार रहे चिरंजीवी। चिरंजीवी ने पार्टी भी बनाई और उनके कुछ विधायक भी आए, वो एमपी भी बने, मंत्री भी बने थे, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाए। एक और एक्टर हैं यहाँ तेलंगाना के, वो एक पार्टी बनाए हुई है उन्होंने, लेकिन उनका भी कोई बड़ा क्रेज नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो जो पुराने जमाने में, जिसे आप सिनेमा को लेकर के कह रहे थे कि पहले फिल्में चलती थी 50 वीक, 25 वीक, तो एक क्रेज हुआ करता था, एक स्टाइल डेवलप जी, करते थे, एक्टर भी उस तरह के स्टाइल में बनते थे। आज वो सारी चीजें मुझे लगता है बीते समय की बात हो गई। एक लास्ट सवाल आपसे करूंगा, फिर जी। हम इस चर्चा को विराम देंगे। आपने बड़ी अच्छी किताब लिखी इरफान को लेकर। हुँ, हुँ। इरफान खान जो है कम समय रहे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन अच्छी अच्छी फिल्में की, बड़े अच्छे एक्टर थे और कमाल एक्टर थे। उन पे आपने फिल्म लिखी, ये सॉरी किताब लिखी आपने। वैसे प्रयास हिंदी सिनेमा में ठीक है, स्टारों पे किताबें लिखी गई हैं, कई दिलीप साहब पे लिखी गई और लोगों पे लिखी गई, लेकिन ये एकदम अलग किस्म की किताब मानी जाती है। तो ये किस तरह से आपने लिखना प्लान किया, और दूसरी बात, और क्या किताब प्लान कर रहे हैं? नहीं, इरफ़ान की तो ऐसी कोई प्लानिंग जैसी बात नहीं थी, लेकिन हाँ उनके देहांत के बाद ऐसा लग रहा था चूँकि मेरे पास सामग्रियाँ थीं और खुद उनकी बोली हुई चीज़ें थीं और मेरे एक सहयोगी पहले मेरे साथ काम करते थे संजय कुमार, मेरे अपने निजी सहयोगी थे वो। अ, तो बाद में मुझे पता चला कि वो सारी चीज़ें मेरी जो लिखी पढ़ी हुई थी वो उन्होंने किसी एक फ़ाइल में संरक्षित कर दिया था। तो वो बहुत फ़ायदेमंद हुआ मेरे लिए और उसमें से निकाला मैंने और ये सोचिए इरफ़ान वाली किताब में जो पहला इंटरव्यू है 2002 में किया हुआ था। 20 साल तक वो इंटरव्यू पड़ा हुआ था हमारे पास, वो भी लंबा इंटरव्यू। तो ऐसे बहुत सारी सामग्रियाँ वहाँ पड़ी हुई थी और उससे वो उस किताब को बनाने में फ़ायदा हुआ। अभी भी कर रहा हूँ मैं किताब, इस साल भी मेरी 2 किताबें तो आ जाएँगी अक्टूबर तक। और अभी नाम नहीं बताऊँगा मैं, नाम बताऊँगा जब आएगी तब आपके साथ चर्चा भी करूँगा उसकी। हाँ, जी 1-2 बिल्कुल। महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं मैं चाहूँगा अगर कोई सामने से आए असल में क्या होता है कि सिनेमा पर रिसर्च करना, सिनेमा पर काम करना थोड़ा महँगा काम है और समय निकालना पड़ता है उसके लिए, पैसे खर्च होते हैं उसमें। तो वो एक अपने आप मैं बार-बार आपके ज़रिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ मीडिया स्कूलों को। मीडिया स्कूल के लोग तमाम तरह के सेमिनार करते हैं, 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप किसी एक पत्रकार को या किसी एक स्कॉलर को जो सिनेमा पर लिखता पढ़ता है उसको पकड़िए, उसको 2 लाख रुपए दीजिए कि ये भैया लो 2 लाख रुपए, मुझे 2 महीने में एक किताब बना कर के दो। उस किताब को आप ही बेचिए। आप अपने छात्रों के लिए बनवाइए। देखिए कितना काम होता चला जाएगा। हर बिल्कुल। साल कम से कम 2 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सेमिनार पे। लेकिन किताबों के नाम पर कोई खर्च करना नहीं चाहता। नहीं, दूसरे पब्लिसिटी प्रकाशक पे हैं तो बहुत ज़बरदस्त खर्च हाँ, होती है। पब्लिसिटी पे तो बहुत खर्च होता है सिनेमा पे। आप कहते हैं कि बजट का कम हाँ, से कम बिल्कुल, बिल्कुल। 80% जो है, मिनिमम बिल्कुल, 80% बजट का खर्च होता है। बजट के जी, जी। अलावा बजट तो है, जी, समझिए जी। अगर कोई 50 करोड़ की फ़िल्म है, तो 30-35 करोड़ प्रचार में भी खर्च किया वो जाता है। वैसे ही
आप किसी सिनेमाई हस्ती से भी जाके बात करें ना कि भैया मुझे 20 लाख रुपए दो, एक काम करना है मुझे, तो आपको नहीं देगा, खैर नहीं नहीं, देगा। वो खैर आप पूछेगा करेंगे। यार हाँ, किताब का काम क्या होगा। तो देखिए चलिए, मैं हम्म, लगा हुआ है, अपना काम कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। और कुछ तो बेहतरीन तो काम करके जाऊंगा मैं। बिल्कुल, तो आपसे बात कर करके बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा प्रोग्राम। और दर्शकों, हम आपसे एक चर्चा करते चले हैं, अजय जी हैं यहीं पे सामने। तो हर सोमवार को हम एक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं अजय जी के साथ। अभी हमने तय किया है, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हर सोमवार अजय जी हमारे लिए एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें फिल्मों के बारे में जानकारी देंगे, फिल्मों की कुछ चूंकि अजय जी आज से काम नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए ये 90s के दशक से तो लगभग 30-35 साल से हिंदी सिनेमा के लोगों के बीच हैं। तो ढेर सारी कहानियां, ढेर सारे किस्से, ढेर सारी घटनाएं, ढेर सारी यादें इनके पास संग्रहित हैं। तो हम चाहेंगे कि वो टुकड़े में ही सही, लेकिन टुकड़े टुकड़े हर सोमवार को इधर भी छिटके। और हमारे दर्शक, चूंकि ढेर सारे, सिनेमा एक ऐसा है, इंटरटेनमेंट एक ऐसा मीडियम है जिसमें सब लोग चाहते हैं। अब तो न्यूज में भी देखिए अजय जी कि सिनेमा की छौक जो है वो न्यूज में भी आ गया है। जिस तरह से जी आजकल न्यूज जी बेचा जाता है, न्यूज सुना पढ़ा नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता, न्यूज बेचा जाता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि पैकेजिंग की जाती है सिनेमा की, लेकिन सिनेमा पे उस तरह से बात नहीं होती है। तो सिनेमा से आपके माध्यम से हम बात करेंगे और अपने दर्शकों तक वो बातें पहुंचाएंगे जो सिनेमा के संदर्भ में बहुत जरूरी बातें। तो आप सही आए, बात। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपको हम हर सोमवार तो हम आपको बुलाएंगे ही, सुबह सुबह या जो एक समय तय कर लेंगे आपके साथ बैठ करके जी जी हम जी जी जी। अनाउंस भी करेंगे अपने श्रोता दर्शकों, बता दें कि हम अनाउंस कर देंगे पहले कि अजय जी के साथ जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं वो हर वीक किस दिन लेकर के आए, क्योंकि सप्ताह में एक दिन कम से कम कार्यक्रम आए। और अगर आप बढ़िया प्रतिसाद देंगे तो हम 2 दिन भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली और अजय जी कॉपरेट करने को तैयार है। वो क्योंकि जो देखिए क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री अब वो नहीं है स्थिति की। फिल्म इंडस्ट्री का मतलब होता है अरे यार हाँ, नाचने गाने वाले लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत मैच्योर हो गई, और भारतीय सिनेमा तो हॉलीवुड सिनेमा से बाकायदा सीधा टक्कर ले रहा है एक तरह सोच के, तकनीकी स्तर पर भी। और ठीक है, अभी उस बजट में फिल्में नहीं बनती है, लेकिन तकनीकी स्तर पे कमजोर नहीं है हमारी हिंदी फिल्में। तो वो, और संख्या में तो सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में हिंदुस्तान में बनती है, अलग अलग भाषाओं की बात करें तो। और चूंकि वो हिंदुस्तान के लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो जाहिर है वो दर्शक दुनिया भर में है उनके वो। और ये प्रोग्राम चूंकि जो डिजिटल मीडिया का जो चैनल होता है उसके दर्शक तो पूरी दुनिया में है। अभी हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं उससे बहुत लोग देख रहे होंगे। तो उसमें मैं तो ताज्जुब आ गया, खा गया अजय जी, कि मलेशिया से लेकर के सऊदी अरब, वो चाइना, वो अमेरिका, वो इंग्लैंड, वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तमाम देशों में लोग देख रहे हैं। तो हमने कहा बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात है, दुनिया में कहाँ नहीं हमारे हिंदुस्तानी फैले हैं। मुझे पहले इतनी जानकारी नहीं थी, जब जी मैंने जी ये जी शुरू जी। किया तो मुझे पता चला, अरे वाह, यहाँ यहाँ दर्शक है। तो आप तमाम दर्शकों के लिए हम भारतीय सिनेमा में क्या हो रहा है उसकी चर्चा हम करते रहेंगे। और साउथ इंडिया के सिनेमा हो या नॉर्थ इंडिया का सिनेमा हो, उन सिनेमा पे भी बात करेंगे। अजय जी तमाम सिनेमा की जानकारी रखते और हमको बतलाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी जी।